हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम आईएएस प्रीलिम्स और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चनों की सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पहले संविधान से टॉप मोस्ट 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आईएएस प्रीलिम्स जो होने वाला है और पीसीएस का जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग बनाकर रखेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे हैं कि अगर आप इस क्वेश्चनों में से अगर आप 50% भी अगर आप सही कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको आईएएस और जो ऑल स्टेट पीसीएस है उसमें आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 1000 संविधान के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यूट्यूब पर कहीं भी और कोई क्लास संविधान की देखनी नहीं पड़ेगी। आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन लाए गए हैं जैसे कि आईएएस प्रीलिम्स और ऑल स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी धैर्य के साथ क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको जल्द ही गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी धैर्य के साथ क्लास को देखिएगा और बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। और सभी आज की क्लास में हम 15 संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना और अंत में ये बताना कि आपके कितने सही हुए। आज की जो कट ऑफ रखी गई वो अगर 15 में से आप अगर 8 प्रश्न भी अगर सही कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे मोनेटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है आपको बताना है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो आप लोग बताइए। आपको मैं जो नहीं दिखाई दे रहा उसको भी दिखा देते हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो 1 और 3 है, वह बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपको ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये मार्ले मिंटो सुधार यानी जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, क्या 1919 नहीं, सॉरी 1909 का, उसमें यह कहा गया था। ये 1919 में नहीं कहा गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों ने समझा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता में नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो आप लोग बताइए कि कौन सी नहीं है। आपको जो ऑप्शन ए दिया गया है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात्र का संकेत था, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो आप लोग बताइए कि कौन सा प्रावधान जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं था। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ये नहीं किया गया था। तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आप लोग बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको आईएएस प्रीलिम्स और कभी कभी पीसीएस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बताइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसी के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और
और 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, लेमेंस्टर और चैम्बर्स। क्या? हाइड, लेमेंस्टर और चैम्बर्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में और सूची 2 में क्या दिए गए हैं आप लोग देखिएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। उसके आगे आप लोग और देखिएगा। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। तो आप लोग इसको सुमेलित कीजिएगा और आंसर बताइएगा। आपको कोड के माध्यम से आंसर देना है। जो आपको कोड दिए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग इसे सुमेलित कर आंसर बताएं। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं सुमेलित करते हैं। जो 2 1 3 4 यानी जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है वो जाएगा किसमें? पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। उसके आगे देखते हैं। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 द्वारा हुआ था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुआ था चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपके लिए, देखिए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये भी कई बार यूपी पीसीएस में तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न है यूपी पीसीएस का, ये उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आपको यहाँ पर होमवर्क में यानी आपको कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा तो आंसर इसका एग्जैक्ट क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आज आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपके लिए खास। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत किया गया। तो आप लोग बताइए कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को लागू किया गया। तो आप लोग बताइए आंसर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन आपको दिया गया 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इसी अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को लागू किया गया या प्रवत किया गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा एक स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन, देश में एक लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सहकारी यानी सरकारी सदस्यों का समवंचित किया जाना। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आज आपके लिए सेम वैसे ही प्रश्न रखे गए हैं जो आईएएस प्रीलिम्स और ऑल स्टेट पीसीएस में पूछे जाते। बहुत ही तगड़े प्रश्न हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या देश के लिए लिखित संविधान ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक स्थायी अवयव नहीं था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है जो वर्मा है उसे किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न कभी कभी बीच में पूछ लिए जाते हैं जिन्हें आप लोगों का आंसर नहीं पता रहता या पता रहता है तो आपको दिमाग में नहीं आता। तो सेम ऐसा ही प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसकी बताने की आंसर कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 द्वारा, उसी के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से देना है, तो आप लोग इसका आंसर बताएं। फिर से आप लोग इसे देख लीजिए, आप लोग इसका आंसर एक बार और पढ़ लीजिए फिर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे पढ़ लिए होंगे और अब इसका आप आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग देखिए इसका, जो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये भी गलत है, सत्य नहीं है। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये भी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 और 2 दोनों। तो चलते हैं, आशा करते हैं इसे आप लोगों ने समझा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो आप लोग बताइए। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो है क्या, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर के आधार पर किया गया, तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। यानी जो ये पॉइंट है ये नहीं था, तो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को डैश द्वारा क्या किया जाता था? आप लोग बताइए। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधायिकाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो आप लोग बताइए कि जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या किया जाता था? तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, क्या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कथन और कारण दिया गया है, तो आप लोग पहले कथन को पढ़िए। कथन ये आपको दिया गया है, क्या वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। आपको कथन दिया गया है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। उसके लिए आपको जो कारण आर दिया गया है वो दिया गया है, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। आप लोग बताइए कि इसका जो ऑप्शन हो आंसर होगा वो क्या होगा। आपको नीचे दिए गए हैं, कोड के माध्यम से आंसर देना है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है
कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्या कथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। क्या वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है? ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आपको कथन ए दिया गया है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर है वो होगा सी, यानी कारण कथन सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा में निम्न में से कौन एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपसे पूछा जा रहा है, आपको इंग्लिश इसका देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। क्या भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित सभा द्वारा स्वीकार किया गया था? संविधान के निर्माण पर असर था, तो आप लोग बताइए कि संविधान के निर्माण पर किसका असर था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उसके आगे जो दिया गया, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। उसके बाद राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब आपको आंसर इसका देना है, जो वो आंसर देना है कूट के माध्यम से, तो आप लोग इसका आंसर कूट के माध्यम से दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 3, ये तीनों सही है। जो चौथा आपको पॉइंट इसमें दिया गया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर समझा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। उसके आगे आपको दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। आगे आपको जो कूट दिए गए हैं, आपको इसको कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। क्या तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में हुई, यानी के रूप में हुई। और उसके बाद जो आपको कथन 2 दिया गया है, वो दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, पहले आप लोग ये लिखकर बताइए कि आज आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या आपका जो आंकड़ा है वो 8 के पार पहुंचा या नहीं पहुंचा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने घर वालों और सगे संबंधियों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम अभी क्लास के तुरंत बाद PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना ना भूलें कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।